पिगमेंट है। हाँ तो सर वो जैसे कैटलिस्ट का आप काम करता है। आप एक्चुअली ऐसे समझ, जैसे सोलर सिस्टम होता है ना कि एनर्जी पड़ती है तो लाइट बनती है ना। यस समझ सर। रहे हो? तो यस सर। ऐसे ही समझो कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक किस्म से फोटो सिस्टम होता है, मतलब फोटो सिस्टम सॉरी, क्लोरोफिल एक तरीके से प्लेट होती है, उस पर पड़ते हैं ना लाइट, तो जो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। भाई हम बोलते हैं जो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उस एनर्जी से। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ओके सर। और पूछो। सर सर डीपीपी हाँ, का डीपीपी डाउट का था। डाउट लेके आऊँ भाई, बिल्कुल लेके आओ सर। सर डीपीपी में लिखा था एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी एन NADPH2, लेकिन सर आप बता रहे हो NADPH। बेटा मैंने जो, मेरे ख्याल से मैंने डीपीपी बनाई थी आज से 4-5 दिन पहले शायद में भी, तो ये क्वेश्चन शायद इस तरीके से था क्या। दो क्वेश्चन है ऐसे ऐसे। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि सर स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है इसका, है ना। और और सर सेकंड फिर एंड क्वेश्चन है प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है ना। देखो यस सर। आपको पता है, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे जस्ट बताया मैंने अभी कि एडीपी जो है वो चेंज हो जाती है एटीपी में। इसका मतलब है स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या हो गया, एडीपी। तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट यस क्या हो गया, एडीपी। और एंड यस प्रोडक्ट क्या है आपने, एटीपी। भाई सही तो बताया मैंने गलत क्या बताया, बस सर समझने। NADPH2 वाला। हाँ हाँ, तो भाई देखना, जैसे एडीपी से एटीपी बनता है, ऐसे ही एनएडीपी से एनएडीपीएच बनता है। NADPH बनता है। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने भाई, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ये सर हाइड्रोजन से डीपीपी में बनता है, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन के आने से बनता है। NADPH2 कोई बात नहीं, बात एक ही है बेटा, वो बात एक ही है। ठीक है, H2। हाँ बात एक ही है। लो, NADPHH, ठीक है, बात एक ही है। ओके, तो आप एक्चुअली क्या है ना कि आप ना क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास डाउट आते हैं 11 से भी, 12 से भी, और 9-10 से भी। तो बच्चे ना करीब होते हैं क्वेश्चंस के, पर उनको बस थोड़ा सा वो अगर कॉमन सेंस का यूज करें, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ाया ना उस चीज़ का यूज करते हैं वो, थोड़ा सा हट के यार, तभी तो आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट बनोगे ना। ऐसा थोड़ा ना बन जाओगे आप लोग, तो थोड़ा सा हट के कॉमन सेंस भी लगा के क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि क्वेश्चंस तो दोनों तरीके से आ सकते हैं ना। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास का बता देता हूँ हल्का सा, ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सर सकें। हाँ पूछो। सर डी सर डीपीपी नहीं मिल रही सर मुझे काइट्स ऐप पे। सर देखो, कहाँ पर है? 2 DBP मैंने अपलोड करवा रखी है, आपको मिलेगी ज़रूर। आप ना एकेडमिक से सर बात अभी करो। भी मैंने खोल। आपने खोल रखी है भाई। हाँ बच्चों, सर खोल रखी है बच्चों वहाँ आपको पर। डीपीपी मिली हुई है, दिखिए आपको। यस सर। यस सर। एक यस बार सर। बता यस सर, दो है। यस सर। एक बार बता यस सर दीजिए कहाँ मिली पर है। ये सर 2 DBP है। यस सर, दो है। सर वो डीपीपीज यस सर, दो ही रिव्यू है। नहीं कर पा रहे सर हम। सर सर हम हो पा डीपीपीज रही है को रिव्यू। रिव्यू नहीं कर पा रहे। सर हम तो हो कर पा रहे हैं। सर यहाँ तो 4 ही फाइल तो है, डॉक्यूमेंट हो पा और फाइल्स, रही रिव्यू। डॉक्यूमेंट और सर 3 वीडियोस है। भाई स्टोर पे जा, स्टोर भाई पे स्टोर पे जाना पड़ेगा। हाँ स्टोर पे जाता है वो। हाँ स्टोर पे गया वो। आगे स्टोर पे जाके नहीं मिल रही मुझे। बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो बाद में डिस्कस डिपार्टमेंट कर से पूछ लेंगे। लेंगे। सर तो सर ने एक्सीडेंटली लीव हो कर गया दिया। था।
आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या हो गया था? यस सर। चलो यार स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है? सर बड़ी यस यस। सर फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स। तो सर फोटो हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं सर? वो करते कैसे हैं, मतलब वो जीते कैसे हैं? ये समझ नहीं आ रहा। सर हेमा अग्रवाल ने आपको म्यूट कर दिया। सर यू आर म्यूटेड बाय हेमा अग्रवाल। सर यू आर म्यूटेड बाय हेमा अग्रवाल। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। सर यू हैव बीन म्यूटेड बाय समवन। आवाज़ आ रही है? यस यस सर अब आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। म्यूट किसने किया? हेमा अग्रवाल। सर हेमा सर हेमा अग्रवाल। अग्रवाल। भाई क्यों भाई? हाँ जी, कौन क्या पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था सर फोटो हेटरोट्रॉफ्स एनर्जी कैसे देखो, ऑब्टेन फोटो करते हैं? हेटरोट्रॉप्स लाइट से ही एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि लाइट ही उनके लिए सोर्स है, क्योंकि नाम में ही फोटो आ रहा है, ठीक है? तो फोटो का मतलब लाइट ही है, तो लाइट के प्रेजेंस में ही वो इसको यूज करेंगे, ओके? बट जो फोटो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये यूज नहीं करते CO2 को एक तरीके से, ठीक है? मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कंजप्शन में ये हेल्प करते हैं खाली, ठीक है? जैसे हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है, हर्बीवोर्स वगैरह। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, सो हम इसको जल्दी से फिनिश करते हैं रेस्पायरेशन को। देखो मैंने आपको ना रेस्पायरेशन बताया था, रेस्पायरेशन जिसको डाइजेशन समझ में आ गया होगा ना उसको रेस्पायरेशन भी समझ में आ जाएगा। देखो रेस्पायरेशन क्या होता है? फूड को इनटेक किया किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? तो भाई जो चीज वो एब्जॉर्ब कर सकता है वो सिंपलेस्ट चीज होती है, ठीक है? सिंपलेस्ट जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है? ग्लूकोज को मतलब वो एब्जॉर्ब हो सकता है विलाई के थ्रू, है ना? तो जो एब्जॉर्ब होता है वो जाता कहाँ पे है? वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स में वो पहुंच जाता है, ठीक है? जहाँ पे उसकी नीड होगी, ठीक है? जहाँ पे पहुंचेगा वो टिश्यू होगा। टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। इसका मतलब है ग्लूकोज जो भी एनर्जी हमने स्टोर कर रखी है, जो भी हमने जो खाया है उसको जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो जाके सेल्स में चला गया। वो सेल्स में जाके क्या होगा? अब उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, वो भी क्या होगा? टूटेगा। तो जो जो हमने खाना खाया है उससे जो एब्जॉर्ब हुआ है अगर वो टूटता है, ठीक है, अगर वो टूटता है इसका मतलब है कि जो हमने खाया है, मान लो ग्लूकोज को मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन होगा तो क्या बोल सकते हैं? द ब्रेक डाउन ऑफ CC बॉन्ड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है? मतलब जब वो टूटेगा तो एनर्जी भी मिलेगी और वहां से क्या होगा? CO2 भी बाहर निकलेगा, तो दैट इज द रेस्पायरेशन। ऐसे ही मैंने प्लांट्स के केस में बताया था, जब किसी भी प्लांट पे लाइट एनर्जी का एक्सपोज होता है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में क्या होता है कि भाई शुगर बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनता है, ठीक है? तो जो शुगर होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है? और ग्लूकोज की बजाय फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है? ये तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, कुछ भी हम उसको देख सकते हैं। उसका ऑक्सीडेशन होगा कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था। तो लेट स्टार्ट टुडे क्लास। तो आपको मैं एक बार, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। इन शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखते चले जाना। इन शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हमने मान लेते हैं कि हमने फूड को इनटेक किया, फूड का जब हमने इनटेक किया तो हमें क्या मिला? टू रिलीज एनर्जी, हमें मिली एनर्जी, ठीक है?
ये जो एनर्जी मिली है ये किसके थ्रू मिली है? थ्रू फोटो सिंथेसिस के थ्रू, जो हमने खाना बनाया है। ठीक है, तो सिंपल है ना। फूड को खाएंगे तो मतलब फूड जो होगा वो बनेगा कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बना होगा, और देन उससे क्या होगा? एनर्जी का रिलीज होगा। तो एनर्जी कैसे रिलीज होगी, ये एनर्जी कैसे रिलीज हुई होगी, यही हमारा क्वेश्चन है आज का, ये कैसे रिलीज होती है एनर्जी। तो देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के स्टेप्स देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेस्पायरेशन के, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो जैसे स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन में देखो, कोई मुझे बताएगा कि भाई रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? Breathing involves only inhaling and exhaling. Sir, breathing or respiration? ब्रीथिंग केमिकल प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन। मैं समझ गया मैं समझ गया, टेंशन मत लो आप लोग। तो रेस्पायरेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, वो होता है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं थ्रू द माउथ, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोल सकते हैं? ब्रीदिंग। तो रेस्पायरेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वो ब्रीदिंग ही तो होगा भाई। सबसे पहले हम सांस लिए, है ना, और ऑक्सीजन लिया तो कहाँ जाएगा? वो लंग्स में जाएगा, है, सिंपल सी बात है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है हमारा रेस्पायरेशन का अंदर। ठीक है, रेस्पायरेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप हो गया ब्रीदिंग। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रीदिंग के बाद क्या होगा? सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप है हमारा, आप खुद ही सोचो, हमने ऑक्सीजन अंदर ली, है ना, थ्रू फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होता हुआ वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंचा? सीधा एल्वियोलाई में, मतलब लंग्स में गया। वो मतलब राउंड फिगर में हम बोल सकते हैं वो लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद लंग्स से कहा गया? वो ब्लड में गया, है ना। तो इसका मतलब है जो ब्रीथिंग का सेकंड स्टेप क्या होगा कि भाई जो गैसेस का एक्सचेंज होगा अब कहाँ पे होगा? लंग्स के अंदर होगा। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सचेंज का हुआ माउथ से, मतलब नोज से, मतलब कि ऑक्सीजन को इनसाइड लिया और CO2 को बाहर छोड़ा, दैट इज द ब्रीदिंग। सेकंड स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। ठीक है, सेकंड अगर स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आप 5 मिनट का टाइम दो मेरे को, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इन चीज़ों का तो आपको समझ में आता चला जाएगा। तो अब जो मैं थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ, थर्ड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग, तीसरा स्टेप क्या होगा ब्रीदिंग का? थर्ड स्टेप होगा कि अब जो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड में चला गया है ना, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास जाएगा, है ना, टिश्यू के पास जाएगा। मतलब दोबारा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कहाँ पे? टिश्यू और ब्लड के बीच में। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, या फिर ऑर्गन भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया ब्रीदिंग का, सेकंड स्टेप हो गया लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा गैसेस का, थर्ड जो स्टेप होगा रेस्पिरेशन का, वो क्या होगा? ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा गैसेस का। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में क्या होगा? अब होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं ये नोज है। ठीक है, ये नोज मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, किसी और कलर से लेते हैं, तो येलो कलर से ले लेते हैं। देखो नोज है, ठीक है, नोज से सीधा गया कहाँ पे? लंग्स में, है ना, लंग्स में गया। जैसे मान लेते ये रही हमारी एल्वियोलाई। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड कैपिलरीज जाएगी, थोड़ा सा इसको
किसी और कलर से, ये मान लेते हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज है, ये रही ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ये कहाँ लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है हार्ट में, हार्ट, ठीक है, हार्ट में लेके गया। अब ये हार्ट से हमें कहाँ लेके जाएगा, ये ऑर्गन्स में, टिश्यू में, या फिर सेल्स में, या ऑर्गन बोलो, कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ऑक्सीजन का इनटेक किया, ठीक है, ये ऑक्सीजन का इनटेक किया नोज के थ्रू, ये जो ऑक्सीजन गया कहाँ पे गया, लंग्स में गया, लंग्स में कहाँ पे गया, एल्वियोलाई, क्योंकि ये क्या है हमारी एल्वियोलाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँच गया। अब ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड में, ये हमारी क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन ब्लड में आ गया है वो हार्ट के थ्रू पंप होके टिश्यू में पहुंच जाएगा। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड से दोबारा से टिश्यू में आ जाएगा ऑक्सीजन, है ना। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ हमारा, ये वाला थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर आएगा, अब मैं टिश्यू की बात करता हूँ, ये रहा टिश्यू मान लेते हैं, एक सेल मान लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, है ना, ऑक्सीजन आ गया, प्लस यहाँ पे ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट था खाने के दौरान, जब हमने डाइजेशन किया तो ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच गया। ये जब टूटेगा तो क्या मिलेगा, CO2 बनेगा प्लस एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ATP में। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी ATP में चाहिए, सिंपल सी बात है। और ये CO2 दोबारा से ब्लड में पहुंच जाएगा। तो हमारा ये जो स्टेप है सेल के अंदर का, इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। भाई समझ गए ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समझ एक मिनट रुक जाइए सर, सेल्यूलर डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ है भाई, नोज से हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, फिर वो जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में, लंग्स से कहा जाएगा ब्लड के अंदर, ब्लड से। तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। फिर लंग्स, जब लंग्स में से ब्लड में पहुंच गया ऑक्सीजन, तो पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में गया, हार्ट ने उसको पंप किया, पंप करने के बाद कहाँ पहुंच गया, टिश्यू के अंदर। तो सेकंड जो थर्ड जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ पे हुआ, बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू में क्या होते हैं, टिश्यू किस चीज से बनते हैं, सेल से। तो मैं एक सेल को लेके चल लेता हूँ, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, अब वहां पे ग्लूकोज तो आ ही गया ना भाई, हमने खाना खाया, डाइजेशन किया ना, तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया सिंपल फॉर्म में, वहां पहुंच गया सेल के पास। सेल में जाके ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन में होगा क्या, CO2 बना प्लस एनर्जी मिल गई हमें। अब ये CO2 क्या हो गया, दोबारा से ब्लड में पहुंचेगा, हार्ट के थ्रू पंप होके कहा जाएगा लंग्स में, लंग्स के थ्रू कहा जाएगा एंड नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जो सेल के अंदर हो रहा है दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और बिटवीन द लंग्स और टिश्यू हो रहा है तो उस चीज को अलग बोलते हैं। बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड हो रहा है तो उस चीज को अलग बोलेंगे, और नोज और के थ्रू हम एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का, तो उस चीज को अलग बोलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस समझने की देरी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रेकडाउन ऑफ CC बॉन्ड। भाई सिंपल सी बात है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होता है ना, तो कार्बन टूटेगा, सिंपल सी बात है। उस कार्बन के टूटने से क्या होता है, बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। रिलीज होने के बाद क्या होगा, दिस एनर्जी ट्रैप फॉर द सिंथेसाइज ऑफ ATP, ठीक है। ये जो एनर्जी हमें मिली है, ये वाली जो एनर्जी हमें मिली है, ये जो एनर्जी है ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगी ATP में, ठीक है। इसका मतलब है दिस एनर्जी इज ट्रैप फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो जो एनर्जी जो मिली हमें ये ट्रैप हो जाएगी ताकि ये ATP की फॉर्म में चेंज हो सके। तो दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या चारों पॉइंट क्लियर है भाई? सर यस यस सर। सर बॉन्ड को सर ब्रेक करने के लिए सर एनर्जी चाहिए भी तो होती है ना। यहाँ पे मतलब रिएक्शंस होती है, केमिकल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे। समय जब बॉन्ड टूटेगा वाला तो सर उसको भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना फिर। तो ऑक्सीजन मिल रहे हैं ना, ऑक्सीजन मिल रहा है,
और यहाँ पे कुछ एंजाइम वगैरह भी यूज होते होंगे, है ना। तो जो एंजाइम वगैरह यूज होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ई एन लॉग थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। ये तो आप तो केमिस्ट्री वाले बच्चे हो भाई, आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना ये चीजें। आंसर बोलते सर, तभी तो पूछा ठीक है। ब्रेक डाउन सर। हाँ हाँ सर जो मतलब जो ब्लड वेसल्स है सर, वो ऐसे बाहर से अंदर जाते हैं लंग में। कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। सर जैसे आपने बनाया हुआ है, तो ये सर ब्लड वेसल ऐसे बाहर से पास होके जाते हैं लंग के थ्रू। हाँ देखो, मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एल्वुलाई पे है, ये हमारा एल्वुलाई है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक ब्लड वेसल्स आ रही है, ये रही ब्लड वेसल्स आ गई, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स अब क्या हुआ, कैपिलरीज में चेंज हो जाएगी, कैपिलरीज हो जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये कैपिलरीज में चली गई। सर कैपिलरी भी ब्लड वेसल होती है। तो ये कैपिलरीज में टूट गई है। कैपिलरीज में टूटने के बाद ये यहाँ से सर ऑक्सीजन डिफ्यूज होके फिर कैपिलरीज में घुस जाता है। यस यस यस, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होता है ना, सिंगल सेल होती है कैपिलरीज, तो सिंगल सेल होने के कारण आराम से डिफ्यूजन हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन एल्वुलाई में आया है वो कैपिलरीज में पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, पहुंचने के बाद ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कैपिलरीज जो होता है ना, वो उस जो एल्वुलाई होता है उससे ट्रैप्ड होता है, मतलब नेटवर्क होता है कैपिलरीज का अराउंड द एल्वुलाई। ओके सर ब्रोंची का और कोई फंक्शन भी होता है? नहीं, ब्रोंकी का और कोई फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ वो ये एक पाथवे है जो ट्रांसपोर्ट कराता है ना, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी मैं आपको बताऊंगा यार, मुझे पहुंचने दो वहां पे, बोलो। सर जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, तो सर एल्वेलाई में तो सर एयर होती है पूरी, तो सर ऐसे तो सारी गैसेस डिफ्यूज हो जानी चाहिए ना ब्लड में। तो वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो गैस आप लंग्स में पहुंचाओगे वो तो गैस तो डिफ्यूज होनी है, ठीक है। अगर वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो वहां पे भाई हर गैस को हम माउथ के अंदर ले क्यों नहीं सकते भाई, हर गैस को ले क्यों नहीं सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए ना भाई। हम ऑक्सीजन को ले पाते हैं, क्यों ले पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है बाहर की साइड वो 158 mmHg होता है, और जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है। तो इसलिए हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड गैस डिफ्यूज हो जाती है ना। CO2 को हम ले क्यों नहीं पाते अपने अंदर, क्योंकि CO2 तो बाहर कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, इसलिए हम अपने अंदर नहीं ले पाते। हमारे अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है CO2 की, समझ रहे हो। यस सर। हाँ यस यस, जो हम ले पाएंगे उसकी कंसंट्रेशन बाहर एनवायरनमेंट में ज़्यादा ही मिलेगी, तभी तो हम ले पा रहे हैं, तभी तो डिफ्यूजन हो पा रहा है ना गैसेस का, और गैसेस सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही जा सकता है, ठीक है। हमारे लंग्स में 144 मिलीमीटर का प्रेशर मिलीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर होता है। हर गैसेस का अलग होता है यार, हर गैसेस का अलग होता है। ऑक्सीजन का 144 मिलीमीटर ऑफ Hg है। 158 एनवायरनमेंट में 104 mmHg, ये हमारे एल्वुलाई के अंदर है, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो और कम मिलेगा, और टिश्यू के अंदर और कम होता है, तभी तो हायर मतलब ये डिफ्यूज होता चला जाता है हर जगह, ठीक है। सर ऑक्सीजन को जब इनहेल करते तो हमें फूंक भी तो लगानी पड़ेगी ना अंदर की तरफ। नहीं, अभी मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लोगों को समझ में आता चल जाएगा ना धीरे धीरे। सर एक चीज बस। हाँ बोलो। सर जो हमारे सेल्स जो स्किन के सरफेस पे होती हैं उसमें तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके डायरेक्ट पहुंच सकता है ना। क्या चीज समझा नहीं मैं, बोलो दोबारा। सर जैसे जो हमारी स्किन की सरफेस पे जो सेल्स होते हैं उसमें तो ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूज करके जा सकता है ना। हमारे स्किन पे सर जो स्किन की सरफेस पे जो सेल्स होते हैं टॉप नहीं, सबसे बाहर तो स्किन ही होती है ना, उसके नीचे सेल्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, मतलब बाहर जो होती है वो तो वही सर जो बाहर स्किन जो के नीचे जो सबसे पहली सेल होती है उसमें तो डिफ्यूजन हो सकती है। बाहर जो स्किन होती है वो प्रोटेक्शन करती है ना हर चीज से, आपके बैक्टीरिया से, आपके वायरस से, आपकी हर चीज से स्किन प्रोटेक्ट कर रही है आपको, है ना। उसके बाद सेल होगा ना, उसके नीचे सेल होगा। हाँ तो सर तो उस सेल में डिफ्यूज होके जा सकता है ऑक्सीजन।
जैसे जा हमारी सकता है, पूरी जा बॉडी सकता में है। डायरेक्ट अगर डिफ्यूजन, अगर मान लेते हैं हमारे हाथ पे कट लगा हुआ है, ठीक है, हाथ पे कट लगा हुआ है मान लेते हैं, और वो थोड़ा सा मतलब होता नहीं कि मतलब बीच में से खुला हुआ है, अंदर एंट्री हो सकती है, फिर डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक ओके है। सर। लेकिन अभी स्किन है, स्किन की वजह से डिफ्यूजन नहीं होता। स्किन तो क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा बॉडी के अंदर। भाई लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है बॉडी के अंदर, क्या होता है भाई, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है बॉडी का? स्किन। नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज द स्किन, ठीक है। और लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये तो आउटसाइड हो गया, एलिमेंट्री कनाल, आउटसाइड पे है। एलिमेंट्री कनाल, सर लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, एलिमेंट्री कनाल, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट है ना? लिवर, ये एक्चुअल में 9th क्लास का है, आप लोगों को पता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ दूं, क्या पता कुछ बातें ना आगे आपकी क्लियर हो जाए, है ना। तो हमारे 4 पॉइंट आपको क्लियर हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो जो ये एनर्जी हमने ट्रैप की है एटीपी की फॉर्म में, तो ये जो एनर्जी ट्रैप किया है, अब होगा क्या, दिस एनर्जी सिंथेसाइज्ड ATP is breakdown whenever and wherever, ठीक है, whenever and wherever need to be utilized, ठीक है। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, ये जो एटीपी हमने बनाई है ना, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। उसको हम यूज कर सकते हैं जहां पे भी, कहीं भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं। सर दैट्स वाई, हाँ बोलो, दैट्स वाई सर ऐसा क्यों होता है कि एटीपी की फॉर्म में ही सर एनर्जी ट्रैप की जाती है और किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं? भाई देखो, फॉर्म तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो जिस फॉर्म में स्टोर होती है मैं उसी फॉर्म के बारे में ही बता सकता हूँ ना, है ना। मतलब जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी की फॉर्म को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है, लेकिन और फॉर्म में एनर्जी बनती है लेकिन स्टोर नहीं हो पाती, ओके। तो जिस फॉर्म में स्टोर होती है उसी फॉर्म को हम बताएंगे ना, भाई इस फॉर्म में एटीपी स्टोर होती है, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे भाई एनर्जी जो होती है NADPH की फॉर्म में भी होती है, FADPH की फॉर्म में भी होती है, ATP की फॉर्म में भी होता है, AMP की फॉर्म में भी एनर्जी होती है। जो ADP हम पढ़ते हैं वो भी तो एनर्जी का सोर्स होता है। ये डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, लेकिन जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको स्टोर कर सकती है उस फॉर्म में हम बताएंगे आप लोगों को। तो अभी जो हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद जब भी कहीं भी हमें उस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। दैट्स वाई एटीपी जो है, एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो एटीपी हो गया, जो एटीपी है इसका मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो ना, ऐसे ही एटीपी से हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी करवा सकते हो आप। कत्ल ही हो जाएंगे, कत्ल, है ना, एटीपी के चक्कर में कत्ल हो जाएंगे। बोलो सर माइटोकॉन्ड्रिया सर का एनर्जी की पावर कौन सी आउटपुट। फॉर्म सबसे छोटी होती है? क्या चीज? सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एटीपी है इन सब में से सर, जो आपने राइट साइड लिखी है। AMP एडिनोसिन। देखो ये D फॉर डाई, M फॉर मोनो, T फॉर ट्राई, समझ गए? समझ गए सर। ठीक है, सर ये सबसे स्मॉलेस्ट का क्या मतलब हुआ? साइज स्मॉल होता है? कुछ नहीं, साइज वगैरह नहीं होता, बस ये एक्चुअली में क्या है KCl की फॉर्म में एनर्जी। एक्चुअली में क्या है ना, हमने एटीपी को ना एक एटीपी को हमने एक वे दे रखा है कि भाई ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी हम मतलब कंज्यूम कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई एनर्जी को हम कंज्यूम या यूज नहीं कर सकते। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, तो ट्राईफॉस्फेट है, मतलब 3 गुना एनर्जी है ना, ट्राई आ गया, M फॉर मोनो हो गया, D फॉर डाई हो गया, ठीक है। तभी तो जो डाई ADP होता है वो ATP में कन्वर्ट होता है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके।
तो इसलिए जो एटीपी होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो मतलब इसके पीछे कत्ल भी हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है भाई, ये चारों स्टेप समझ में आ गए ना? सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, पढ़ दो बेटा। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूरा इन द लंग्स? क्या चीज? ल्यूरा? सर ल्यूरा, PLEURA। प्ल्यूरा? प्ल्यूरा तो मेम्ब्रेन होती है बेटा। मेम्ब्रेन होती है। अरे मेम्ब्रेन है भाई। जितना पढ़ा रहा उस पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है? ये प्ल्यूरा जो होता है मेम्ब्रेन होती है। हम वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे फ्लूइड भी होता है, ठीक है? उस मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भी होता है। बोलते हैं ना लंग्स में पानी भर गया, ये भर गया, वो भर गया, वो हो गया, ये हो गया, ठीक है? वो अलग चीज है यार, वो अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है? उस पर ध्यान नहीं देते, जितना है उतना करेंगे, परफेक्टली पढ़ेंगे। भाई ये चारों पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों के? यस सर। आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। देखो रेस्पिरेशन को आप ना मेरे ख्याल से 50% समझ चुके हो। 50% इस वाले टॉपिक से समझ जाओगे जो मैं भी लिखने वाला हूँ, ठीक है? देखो रेस्पिरेशन, अब हम रेस्पिरेशन समझते हैं। एक्चुअली में अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, स्टेप्स पढ़े थे इसके कि भाई कैसे कैसे स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन के। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअली में 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है? 2 टाइप्स के कौन कौन से रेस्पिरेशन होते हैं? एक तो होता है ओहो, ये कुछ ज्यादा ही नीचे बन गया। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड जो होता है रेस्पिरेशन एनारोबिक, वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो ध्यान से सुनो यार, क्लास में ना जब मैं पढ़ाई करूँ आप हैंड टू हैंड याद कर लोगे यार, घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस घर पे जाके सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करो, डाउट हो तो उसको फिर उसके बाद फिर बुक खोलो, कॉपी खोलो, उसके बाद देखो भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। वरना तो हैंड टू हैंड याद होना चाहिए। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं जी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से पता चल रहा है एरोबिक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। तो इसका मतलब है जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ईस्ट। तो ये जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है? और एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है? ये प्रेजेंस और एब्सेंस समझ जाओगे ना जो लिखा है मैंने? यस सर। सर अब तो आपने लिख ही दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आगे कभी लिख दूँ तो भूल जाऊँ बताना आप लोगों को, तो आपको समझ में आ जाए क्या है। तो अब पढ़ते हैं 2 टाइप के रेस्पिरेशन। देखो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पढ़ेंगे इसको, ठीक है? फर्मेंटेशन तो हाँ ये ईस्ट में होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस में दिखाई देगा, ईस्ट में, ठीक है? ईस्ट में हो गया, या फिर बैक्टीरिया में भी ये दिखाई दे सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ईस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और बैक्टीरिया में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसको हम फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं एरोबिक की सबसे पहले, फिर बात करेंगे एनारोबिक की, या इसको तो बात करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करें, सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इन दोनों को इक्वली पढ़ेंगे। आपने नोट कर लिए? यस सर। अब हम देखेंगे स्टेप्स।
ठीक है, स्टेप्स कैसे, मतलब जो स्टेप्स होते हैं मतलब एरोबिक और एनारोबिक के अंदर, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक किस्म से हम ऐसे बोल सकते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब हो गया जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर। देखो आपको पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे उसकी नीड होती है, मतलब जहाँ पे उसको जाना होता है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होगा, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेल, सेल लिख लेता हूँ सेल, तो ये सेल है, सेल के अंदर पहुंच चुका है क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज पहुंच चुका सेल के अंदर थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच गया है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन है, आप लोगों को पता है पहले से। सिक्स कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन कंपाउंड का है ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज टूट जाता है सेल के अंदर ही, किसके अंदर, पाइरुविक एसिड में, ठीक है। मतलब जो ये सेल के अंदर की बातें हो रही है, यहाँ पे देखो मैंने सेल्स पहले ही लिख दिया, ये जितनी भी बातें हो रही है बेटा ये सेल्स के अंदर की हो रही है। सेल के अंदर क्या पहुंचेगा, ग्लूकोज पहुंचेगा ना। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है किसमें, पाइरुविक एसिड में, और जो पाइरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो मतलब 6 कार्बन कंपाउंड से अब ये टूट गया 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो मतलब जो ग्लूकोज जो होता है जब पाइरुविक एसिड में टूट जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉमन, ये कॉमन है प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉमन फॉर बोथ का मतलब है दैट इज एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। तो ये जो दोनों प्रोसेस ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये दोनों के अंदर कॉमन है, मतलब ये होना ही होना है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे। और जो ये रेस्पिरेशन होता है ये किसके अंदर होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जो ये प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है प्रोसेस। जब ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन के पाइरुविक एसिड में, तो ये प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में चलता है, ठीक है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, शुगर का लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये थोड़ा सा अपने स्टेप को बदल सकता है। यस सर, पाइरुविक एसिड का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता है, आपको पता है? क्या है? नहीं सर, नहीं पता, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। आप तो केमिस्ट्री वाले बच्चे को बता दो। सर ग्लूकोज का पता है, पाइरुविक का नहीं पता। बेटा ग्लूकोज को तो बच्चा जानता है, ये रहा पाइरुविक एसिड का, ठीक है, CH3 सर थैंक यू। OH, ठीक है। तो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो दैट इज द पाइरुविक एसिड। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से चेंजेस आने स्टार्ट होंगे दोनों के अंदर, एनारोबिक के रास्ते अलग हो जाएंगे, कहते हैं ना रास्ते अलग हो जाते हैं बड़े होके यारी दोस्ती छूट जाती है। सर ये छोटे हैं सर, 6 से 3 हुए हैं बेटा, मतलब उसमें मत जाओ उसमें मत जाओ, मतलब आगे के स्टेप चल रहे, तो मतलब इनके अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो ये बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। होते नहीं कि जब इंसान बड़े होते चले जाते हैं तो लास्ट में आके उनके दिमाग भी कम होते चले जाते हैं, है ना। ये सही बात है। यस सर। देखो कितना चुभाए बच्चे को, कह रहा सही बात है बिल्कुल तो अब जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुविक एसिड में टूट गया है। अब पाइरुविक एसिड जब टूटा है तो उसको ग्लाइकोलाइसिस बोल दिया, और ये प्रोसेस चलने वाला है सर बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर। अब क्या होगा, अब यहाँ से रास्ते चेंज हो गए दोनों के,
एरोबिक के और एनारोबिक के। तो एक तरफ लिख लेता हूँ मैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। कोई नहीं, बहुत से बोलोगे, लिख दे चुपचाप। देखो अब क्या हुआ। यस सर मतलब साइटोप्लाज्म में से क्या होता है सर जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है? इसको मैं ना आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइज मतलब ग्लूकोज को तोड़ने वाले। इस वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 3 कार्बन के कंपाउंड को ही एंट्री देता है अपने अंदर। इस वजह से ये 3 कार्बन में भी टूटता है जो ग्लूकोज होता है। तो मैं दोनों चीज समझाऊंगा, भी टेंशन मत लो आप लोग। तो 2 रास्ते चुन लेते हैं, एरोबिक वाले अपने रास्ते चुन लेते हैं और एनारोबिक वाले अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। तो एरोबिक वाले जो रास्ते अपने अलग कर लेते हैं, तो जो आगे का प्रोसेस चलेगा वो चलेगा इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब जो काम होगा एरोबिक के अंदर, वो सारा का सारा काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच के इसने क्या किया, इसने पायरुविक एसिड को जो ये 3 कार्बन का था, 3 कार्बन, 3C का मतलब है 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन का था, और ये इसको तोड़ देता है किसके अंदर, इसको ब्रेक डाउन कर देगा किसके अंदर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये टूट जाता है 1 कार्बन कंपाउंड में, 1 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये सब सेल के अंदर हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इसका मतलब जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी बाद में जाके ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है, स्टोर हो जाती है। और जो ATP होती है, जो जनरेट होती है हमारे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थ्रू द रेस्पिरेशन, तो एक ग्लूकोज से वो 38 ATP प्रोड्यूस होती है, 38 ATP, ठीक है, जनरेट होती है, ठीक है। तो कितनी ATP जनरेट होती है, 38 ATP जनरेट होती है एक ग्लूकोज के कंपाउंड से, ठीक है। तो जो ये ऊपर हम लेके चल रहे हैं ग्लूकोज, ये एक कंपाउंड है ग्लूकोज का, तो एक कंपाउंड से ये, और फिर ये यहाँ पे ये जनरेट कर लेता है। लेकिन अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखूँ, एनारोबिक को, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो जो इनका आगे का काम होगा ये कहाँ चलेगा, इट अकर इन साइटोप्लाज्म। सिर्फ इनका जो आगे का प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म में ही चलेगा, ठीक है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होगा वहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में चलेगा। और एंजाइम वगैरह भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं इनके तोड़ने के लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 प्रोसेस हो सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इसको तोड़ने के लिए। तो क्या होता है कि जो 2 फर्स्ट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, या फर्मेंटेशन भी बोलते हैं एनारोबिक को, आप लोगों को पता है, और फर्मेंटेशन भी बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन के टाइम पे होगा क्या, सबसे पहला जो होगा वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है सर? यस सर ये ह्यूमंस में भी होता है? हाँ, ये ह्यूमंस में ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, जो हमारे मसल्स में होता है ना, वो लैक्टिक एसिड पे फर्मेंटेशन होता है। सर वो जिसमें हमें जब हम बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसके बाद जो मसल, उससे होता क्या है, ऑक्सीजन एक्चुअली में क्या, देखो होता क्या है कि जब हम वेट लिफ्टिंग वगैरह या कुछ भी मेहनत वाला काम करते हैं,
तो हमारी जो है ना सांसें फूलने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स वगैरह यूज़ कर लेती है, तो मसल्स तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाता। अगर मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो मसल्स को डेड हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी चीज़ डेड हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो होगा क्या कि वहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन से वाला? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो किसी और के थ्रू वो एनर्जी को स्टोर करने लग जाता है। देखते कैसे? जैसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसके अंदर होता क्या है, जो पाइरुविक एसिड होता है, पाइरुविक एसिड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर। या फिर इसको इथेनॉल की जगह क्या बोल सकते हैं इसको हम? केमिस्ट्री वालों बताओ। इथाइल अल्कोहल। सर हमने केमिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है सर। इथाइल अल्कोहल, इसका बच्चा रो रहा है ये? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, आई थिंक सो। C2H5OH। नो सर, C2H5OH इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल OH, तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस इथाइल अल्कोहल के साथ साथ ये क्या देता है साथ में? ये देता है हमें एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का रिलीज। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ये सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है 2 ATP। ठीक है, तो जो फर्मेंटेशन से एनर्जी रिलीज होती है बहुत ही कम अमाउंट में होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। जो ये एनर्जी 38 आपको दिखाई दे रही है, ये ह्यूमन के अंदर होता है जी। ठीक है, तो मैं ह्यूमन के बारे में बताया मैंने आपको ये। तो ये जो फर्मेंटेशन हुआ है इसको हम बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और सेकंड टाइप का जो फर्मेंटेशन है, सेकंड टाइप का ये है लैक्टिक। यस सर ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें होता है? ईस्ट वगैरह में बेटा। ठीक है, अब देखते बताता हूँ मैं आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता क्या? हाँ बोलो सर, एक एटीपी में अराउंड कितने जूल्स की एनर्जी स्टोर होती है? एक एटीपी में कितने जूल की एनर्जी स्टोर होती है? यार ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है। तो आई थिंक ये जो जूल होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? कौन सी उसके अंदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सर उसके बाद किलोवाट, उसके सॉरी सर किलो जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है सर, मेगा जूल में भी होता है सर। सर मतलब ये बोलो सर एक एटीपी से कितना वर्क कर सकते हैं? सर 1.602 इंटू कुछ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक मेरे ख्याल से यार, मतलब जो एटीपी होती है वो मेरे ख्याल से 40 के आसपास के कन्वर्ट करती है मेरे ख्याल से, तो 40। ठीक है, आई थिंक जो 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 ये जूल होता है वो किलो जूल वगैरह में भी होता है ना? यस सर। है ना, तो मे बी 40 के आसपास ये स्टोर कर सकती है। ठीक है, जूल में। और बाकी मैं आपको, आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे भी रिमेंबर रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगा, या आपको पता लग जाए तो मुझे बता देना। ओके, आई थिंक 40 के आसपास के अराउंड या 50 के अराउंड रहता है मे बी। तो सर किलो जूल और जूल, ये आप लोग बताओगे ना किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हो आप लोग? क्या आप तो फिजिक्स वाले हो आप? ठीक है, किलो होगा तो फिर हम फाउंडेशन वाले 1000 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे ना उसमें। भाई के का क्या होता है किलो का? सर किलो जूल में तो सर 1000 जूल्स होते हैं। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं, मान लो कि 40 kJ लिख रहे हैं, है ना, 1 किलो जूल होता है मेरे ख्याल से kJ, सर इसका मतलब 40,000 जूल्स, या फिर 50 kJ लिख रहे हैं, तो ये 40,000 या 50,000 के आसपास। यस यस, ठीक है, एक बार कंफर्म करके बताना, या फिर मैं आपको बता दूंगा। सर इतनी ज्यादा एनर्जी एक एटी के पास? यस यस यस। तो जो पाइरुविक एसिड होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, वो कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर हो जाता है? ये पाइरुविक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड के। तो हमारे मसल्स में जो बनता है पाइरुविक एसिड से,
थ्रू द फर्मेंटेशन वो बनता है लैक्टिक एसिड। तो ये एक्चुअली में 3 कार्बन का ही है, ये 3 कार्बन है, और ये कितना लैक्टिक एसिड 3 कार्बन में। तो मतलब जो लैक्टिक एसिड होता है 3 कार्बन का 3 कार्बन में ही कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में एनर्जी को भी रिलीज करता है, एनर्जी को भी, ठीक है। और जो भी एनर्जी निकालता है ये सेम निकालता है 2 ATP के आसपास, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता है? C3H6O3। C3H6O3, ओके, सही है बिल्कुल, C3H3O3। तो जो ये वाला प्रोसेस होता है ये हमारी मसल्स में होता है। सर ये लैक्टिक एसिड भी आता है कहाँ पर है जब प्रोड्यूस हो जाता है तो? क्या चीज़ है? सर ये लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस हो जाता है तो वो जाता है कहाँ पर है? और उससे पेन नहीं होता रहेगा अगर जब तक पेन होता है ना, तभी तो लैक्टिक एसिड के कलेक्शन जब हो जाता है वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो वो पेन होना तो जाता है। फिर जो लैक्टिक एसिड होता है दोबारा से जो होता है वो टूटता है, और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे ब्लड में आ जाता है, ब्लड के थ्रू, वो यूरिन के थ्रू, बाय किडनी यूरिन के थ्रू वो बाहर हम रिमूव कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास एक्सक्रीशन वाला एक सब्सटेंस भी है जिसको हम किडनी बोलते हैं, जो कोई अंदर के जितने भी मतलब गंद होता है या फिर कोई भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो किडनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मैंने आपको 2 स्टेप बताए, एक एरोबिक के, एक एनारोबिक के। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, ट्रैकिया की बात करूँगा। हाँ बोलो सर। लैक्टिक एसिड से मसल्स में पेन क्यों होता है? क्योंकि उसका कोई प्रोसेस नहीं होता वहाँ पे बेटा, लैक्टिक एसिड का। तो सर पेन कैसे हो जाता है? एक्यूमुलेशन से होता है। और खुद ही ब्रेक डाउन हो जाए। ओके सर। यस सर पायरुवेट सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में सर आपकी बेटा आवाज़ नहीं आ पा रही मेरे को, अपने कनेक्शन देखो। सर मैंने वो वाला क्वेश्चन देखा 38 ATP वाला, तो सर उसमें लिखा आ रहा है कि जब ये प्रोसेस एक बार ही होता है तो 2872 किलो जूल्स निकलती है 38 ATP से। 2 पॉइंट मतलब ये नहीं सर, सर 2872 किलो जूल। यस सर। ओके, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना, बाकियों के से, जो एक के निकालना है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक बार मैं भी कंफर्म कर लूँ, ठीक है सर ये मतलब बायो मैंने कैलकुलेट किया 75 आ रहा है, 75 के आसपास आएगा कैलकुलेट के साथ। हाँ, तो इतना ही होता होगा, बाकी मैं आपको देख के बताऊंगा थोड़ा सा। किलो जूल और जूल में मुझे नहीं पता, मुझे ATP के हिसाब से पता है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये टॉपिक ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के अंदर देख लेते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है ही है ह्यूमन के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो इसको बताते हुए चले, तो जैसे नोज़ के थ्रू हम एयर को इनटेक करते हैं, अंदर की साइड लेते हैं, या फिर CO2 को बाहर छोड़ते हैं। नोज से अगर मैं स्टार्ट करूं तो नोज से जो एयर होती है वो कहाँ पे जाती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स से कहाँ पे जाती है? लैरिंग्स पे। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम? वॉइस बॉक्स। नोज से जाता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से जाता है नोज से जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स से जो एयर होती है वो कहाँ पे पहुँचती है? हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये जो एयर होती है वो कहाँ जाती है? ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ जाती है? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से कहाँ जाती है?
एल्वुलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, तो अगर मैं पाथवे देखूं रेस्पिरेशन का, तो नोज से स्टार्ट होता है। ठीक है, नोज से जाता है फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स से जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर जाता है ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स के बाद फाइनली जो एयर होती है वो कहाँ पहुँचती है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स। तो फाइनली जाता है एल्वुलाई ऑफ ब्रोंकियोल्स क्या होता है सर? ब्रोंकियोल्स क्या होता है सर? बताता हूँ, एक मिनट। तो अगर मैं इसका यस सर लैरिंजोफेरिंग्स और लैरिंग्स में कोई डिफरेंस है क्या? लैरिंजोफेरिंग्स और लैरिंग्स में, लैरिंजोफेरिंग्स तो वो होता है ना जो एरिया बढ़ जाता है, जो मतलब जो फेरिंग्स का जो एरिया होता है ना, सर जैसे ओरोफेरिंग्स हो गया, लैरिंजोफेरिंग्स हो गया। ठीक है, जो लैरिंजोफेरिंग्स वाला एरिया होता है उसके नीचे से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स स्टार्ट होता है। तो ये जो मतलब जो अपना जो माउथ है उसके पीछे जाके देखेंगे हम, तो जो ये गला दिखाई दे रहा है इसमें भी 3 एरिया होते हैं हमारे। पहले जो मतलब जो ऊपर हमें दिखाई देता है उसके बीच वाला और सबसे नीचे वाला, और उसके नीचे से लैरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये एरिया है हमारे इसके फेरिंग्स के। ठीक है, यस सर। ओके, तो अगर मैं इसको तीनों यही सभी चीज़ों को देखना चाहूँ एक डायग्राम में, तो कैसे देख सकते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं बनाने की। सर थोड़ा सा बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ एक साइड पे मैंने बना दिया है, वही सेम चीज़ दूसरे साइड पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे गैप इसलिए रखा है क्योंकि इस साइड पे हमारा क्या होता है, हार्ट होता है ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। ठीक है, तो अगर मैं नेमिंग करूँ इनकी, तो कैसे नेमिंग कर सकते हैं देखते हैं। ये तो हो गया हमारा माउथ, ये हो गया हमारा नोज। ठीक है, ये नोज हो गया, और ये आपका फेरिंग्स हो गया। यहाँ पे फेरिंग्स है जो मैं आपको एरिया बताना चाह रहा था, फेरिंग्स हो गया। ठीक है, ये आपका लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे करके रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, तो ये रिंग शेप है। तो ये लैरिंग्स हो गया, और ये आपका हो गया ट्रैकिया। ये ट्रैकिया हो गया आपका, ट्रैकिया को यहाँ पे शो कर देते हैं। ये क्या हो गया, ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये भी ट्रैकिया ही बोलेंगे इनको। और इसके बाद जो ये मेन ट्रैकिया के बाद जो मेन एक ये निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, मेन रास्ता जो है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियाई।
ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से ये डिवाइड हो गया है, देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे दोबारा से डिवाइड हो गया, यहाँ पे दोबारा से हो गया, तो इनको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और फाइनली आता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इन दोनों के जो लंग्स होते हैं, इन दोनों लंग्स के नीचे यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम होता है इन दोनों के नीचे, ठीक है। तो ये कुछ नेमिंग है, जैसे नोज से स्टार्ट करेंगे, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। अगर मैं एल्वियोलाई की बात करूं, पहले मैं एल्वियोलाई की बात करूं, तो जो ये एल्वियोलाई मैंने बनाई है यहाँ पे, ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पे, ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। आपको पता है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई के बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाने एल्वियोलाई के बारे में ही, तो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एल्वियोलाई के बारे में चल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एल्वियोलाई का एक और डायग्राम बनाऊँ, बेहतरीन सा, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड वेसल्स आ रही है और एक कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो गई है, ये कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो गई है, और कैपिलरीज के बाद ये मैंने 2 कलर में क्यों दिखाई, आप लोगों को पता है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का होता है, और एक रेड कलर में और एक आर्टरी ब्लू कलर का ऐसा बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं सर। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। मतलब सर लेकिन अगर हम अपना सर मतलब जो नाम होते हैं, जैसे ये ब्लू कलर में जो बनाई है, ये है वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स, सॉरी, ठीक है। जो कैपिलरीज की जो छोटी फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स। और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ये ऑक्सीजनेटेड, उसे बोलेंगे आर्ट्रियोल्स, ठीक है, आर्ट्रियोल्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा है क्या, ये पूरी की पूरी, ये जो मैंने नेटवर्क बना रखा पूरा का पूरा, ये जो नेटवर्क है ये है कैपिलरीज, ठीक है। जब मैं आपको हार्ट वाला या ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारी ये एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई हमारी एल्वियोलाई है ना। तो ये हमारा ब्रोंकियोल्स है जो पीछे की साइड है, ब्रोंकियोल्स है, ठीक है। तो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा, जो कैपिलरीज है ये एक्चुअली में होता क्या है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये चला गया इसके अंदर और CO2 निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। अगर इसका भी एक्सचेंज थोड़ा सा मैं देखना चाहूँ तो यानी यहाँ पे समझ में आ ही रहा है, वैसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एल्वियोलाई है। अगर मैं ट्रैकिया की बात करूँ, ट्रैकिया, आपको पता है ट्रैकिया पे रिंग शेप के स्ट्रक्चर होती हैं, है ना। मैंने आपको बताया भी कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, बचाने के लिए
सही बात है, कोलैप्सिंग से बचाने के लिए होता एब्सेंस ऑफ एयर है। में। जैसे मैंने रिंग शेप की स्ट्रक्चर बनाई थी ट्रैकिया पे, तो ये जो रिंग शेप है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये बनी होती है मेड अप ऑफ कार्टिलेज से, कार्टिलेज से, ठीक है, LAG, कार्टिलेज से। और ये जो कार्टिलेज से बनी होती है, ये इसलिए बनी होती है ताकि ये हेल्प्स इन सर सपोर्टिंग ट्रैकिया सो दैट इट डू नॉट कोलैप्स, कोलैप्स ना हो सर एब्सेंस ऑफ एयर में, कोलैप्सिंग है ना, प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्सिंग है ना, कोलैप्स ना हो पाए, ठीक है, नॉन कोलैप्सिंग रहे, ठीक है। होता क्या है, देखो कोलैप्सिंग से कैसे बचाती है रिंग ये। होता क्या है कि जब आप खुद ही सोचो कि आपने, मान लो कि ये एक पेप्सी की बोतल है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे है नहीं, कभी टूट पड़ो आप लोग, ठीक है, और आपने यहाँ पे स्ट्रॉ लगा रखी है ना, स्ट्रॉ होती है ना, एक तो ये बोतल भी ढंग की नहीं बनी है, दोबारा से बनाते हैं। सर कैसे ये समझ आ जाता है। अब थोड़ी सही सी है, मान लेते हैं इस पे ये पूरा भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोव है, इससे हमें पानी मतलब खींचना है, जो अंदर का मटेरियल होता है उसको निकालना है, ऊपर बाहर निकालना है। तो यहाँ से आप लोग सक करोगे, है ना, ठीक है, यहाँ से सक होगा, तो सक्शन प्रेशर लगाओगे आप, सक्शन प्रेशर लगाओगे आप, तो सक्शन प्रेशर जैसे लगाओगे माउथ के थ्रू, तो ये जो पानी होगा अंदर आ जाएगा। अगर पानी ना हो, सिर्फ यही आप इसी स्टोव को आप खाली बोतल में सक कर रहे हो कुछ भी, तो मतलब हवा अंदर जाएगी, तो सक करोगे तो ये आपस में कोलैप्स होने के चांसेस है, मतलब आपस में एक दूसरे के पास आने के चांसेस है ना। तो इनको जो ट्रैकिया होता है, इनको मजबूत कौन बनाता है, ताकि आप ऊपर हवा जाए तो ये भिज ना जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दब ना जाए, है ना, पिचक ना जाए, ठीक है। इस चीज से प्रिवेंट कौन करता है, ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर बनी हुई है आपकी, ये कार्टिलेज से बनी हुई होती है, और ये प्रिवेंट करती है इस चीज को, ठीक है। क्योंकि हवा आप लोग खींचोगे, वो बाहर की साइड फेंकोगे, तो क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा अंदर की साइड। तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से होगा क्या कि भाई ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया की, ये आपस में भिड़ सकता है, पिचक सकते हैं अगर हिंदी में बोलो तो, ठीक है, मतलब कोलैप्स होने के चांसेस है। तो इनको मतलब अपनी मतलब जो नॉर्मल जगह होती है, नॉर्मल जो इसका प्रेजेंट होता है, वो वहीं पे ही रहे, हिले डुले नहीं बिल्कुल भी। तो उसको प्रिवेंट, उससे कौन बचाता है, ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है उनसे ये बचाता है, ठीक है। सर पिचक तो ऐसे भी जाएगा, अगर रिंग शेप स्ट्रक्चर होंगे तब भी तो पिचक जाएगा। नहीं कैसी बात कर रहे हो, कैसे पिचक जाएगा, है नहीं, अब कैसे पिचक जाएगा बताओ। सर पिचकने में तो अंदर जाते हैं ना, पिचकने में तो दोनों सरफेस टच होंगे, तो टच होने को कैसे वो प्रिवेंट कर सकता है, वो तो गिरने से प्रिवेंट करेगा ना। गिरने से कैसे, मतलब सर पिचकने से कैसे करेगा। आपस में पिचकने का मतलब क्या हो गया, आपस की जो वॉल है वो क्लोज ना आ जाए। गिरने का मतलब, तो उसे कैसे प्रिवेंट कर देगा, नीचे थोड़ा ना गिर जाएगा वो। हाँ तो सर वो कार्टिलेजेस अंदर, जो रिंग्स होती हैं वो उसके अंदर होती हैं क्या, बाहर की साइड प्रेजेंट होती है रिंग जो होती है। तो सर वो कैसे प्रिवेंट कर देंगे पिचकने से, कैसे नहीं कर सकती मुझे बताओ। सर मैं बताता हूं एक बार, कैसे नहीं सर कर जब पिचकती है, जब सर पिचकता है कोई सामान, तो उसके दोनों वॉल्स पास में आ जाएंगे, तो जो रिंग बाहर है वो उसे रोक कैसे सकती है, तो पिचकने से कैसे रोकती है, वो उसे फूलने से रोक सकती है ना। मुझे एक चीज बताओ कि जो हमारी ट्रैकिया है, ठीक है, वो नॉर्मल अपनी जगह पे है, ठीक है। आपने एक मतलब एक स्ट्रो ली है, ठीक है, उस पे बाहर से आपने टेपिंग कर दी है, मान लेते हैं, है ना, मतलब टेपिंग कर दी है, ठीक है, रिंग शेप की, ठीक है। अब उसके बाद आप उसको मतलब आप ना किसी चीज को खींचोगे तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना। ये तो ट्रैकिया, ये तो बड़ा चीज हो गई, मैं आपको स्ट्रो की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर आप बिना किसी चीज के आप हवा को खींच रहे हो स्ट्रो से, ठीक है, तो ये जो स्ट्रो होगी वो आपस में क्लोज आने के चांसेस हो गए उसके। लेकिन अगर आप टेप लगा दोगे,
ठीक है, टेप लगा दोगे तो इसका मतलब है आप बेस बनाते जा रहे हो उस ट्रैकिया का भी या फिर उस स्ट्रो का भी, ठीक है, उसका बेस बनाते जा रहे हो। अब एक रिंग तो है नहीं, एक रिंग तो है नहीं कि एक रिंग लगा दी तो आप बोल रहे हो कि भाई ये कैसे वो नहीं हुआ। वहां पे तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्लोज होती है आपस में काफी सारी, ठीक है, जो कार्टिलेज की बनी होती है। उससे होता क्या है, कोलैप्सिंग, मतलब आपस में देखो यहाँ पे कोलैप्सिंग का मतलब कहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पे कोलैप्सिंग का मतलब क्या हो गया बताओ मुझे। यहाँ पे कोलैप्सिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोलैप्सिंग का मतलब कैसे आप डिफाइन करोगे भाई। कोलैप्सिंग का मतलब क्या होता है, आपस में टकरा ना जाए, पास में ना आ जाए, कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही डर यहाँ पे भी होता है कोलैप्सिंग का, आपस में जो एल्वियोलाई होती है जब फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है, तो यहाँ पे आपस में टकरा ना जाए, तो इनसे भी बचाया जाता है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट रिलीज होता है यहाँ पे। तो इससे कौन प्रिवेंट कर रहा है, यहाँ पे सर्फेक्टेंट प्रिवेंट कर रहा है। यहाँ पे कौन प्रिवेंट कर रहा है, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रिवेंट कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, और डिफरेंट डिफरेंट जो ये चीजें होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है अच्छे से, ठीक है। ओके सर यस सर, क्लियर हो गया। लेफ्ट वाला लंग जो है वो राइट वाले से छोटा होता है। जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है ये हमारा लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। राइट वाला छोटा होता है, राइट वाला छोटा होता है बेटा, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है ना नीचे की साइड, यहाँ पे लीवर प्लेस्ड होता है हमारा, यहाँ पे लीवर प्लेस्ड होता है। सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लेफ्ट लंग चूंकि वो हार्ट के साइड में कनेक्ट होता है। जो लेफ्ट होता है, जो लेफ्ट साइड का है, देखो लेफ्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे हार्ट होगा, सिंपल सी बात है ना, आप तो पहचान गए ना, है ना। यहाँ पे जो यस सर, यहाँ पे ना 3 चैम्बर होते हैं लंग्स के अंदर, देखो बड़ी बड़ी बातें हैं बड़े बड़े क्लासों के लिए। यहाँ पे लंग्स में भी 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लंग्स में 2 चैम्बर होते हैं खाली, ठीक है। ये बड़ी बड़ी चीज़ है, बड़ी बड़ी क्लासों के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो 3 चैम्बर है तो बड़ा एरिया हो गया इसका, 2 चैम्बर है छोटा एरिया हो गया। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है नीचे की साइड, राइट साइड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। यस सर, यस सर। तो अब मैं बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। किस चीज़ के भाई, कैसे मतलब, या कैरेक्टरिस्टिक बाद में पढ़ा दूंगा, पहले स्टेप्स लिख लेते हैं थोड़ा सा। और अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज जब होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं एक्सचेंज के टाइम पे। तो सिंपल सी बात है कि जो एल्वियोलाई का एरिया होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन को वो कैरी कर सके। तो लार्ज सरफेस एरिया टू गेट ऑक्सीजन, है ना। और थिन परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले बात, यस सर, एल्वियोलाई और ब्रोंची के फंक्शंस अलग हैं। किसके सर? एल्वियोलाई और ब्रोंची। मतलब ब्रोंकी तो एक पाथवे हो गया ना, एक रास्ता हो गया। देखो जाना कहाँ पे आपको मान लो कि आप बाहर निकलते हैं मार्केट में, तो आपको फाइनली जाना का घर पे जाना वापस, तो घर का जो रास्ता हो गया है ना, वो आपका पाथवे हो गया। आपको फाइनली पहुंचना का है घर पे, तो जो रास्ता हो गया, चाहे वो ब्रोंकी हो चाहे ब्रोंकियोल्स हो, तो पाथवे हो गया ना एक, समझ रहे हो, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है या CO2 को कैरी कर रहा है ना। देखो थिन परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। थिन परमिएबल मेम्ब्रेन, यस सर। हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें थोड़ा सा एयर क्यों रह जाता है? उसको डेड स्पेस बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है। वो रहता ही रहता है, अगर वो ना रहेगा तो वो जो एल्वियोलाई है वो बिल्कुल ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
अभी पिचकने को क्या बोल लेते हैं हम लोग, क्लोज आ जाएगा बिल्कुल ही, कि अगर कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो सारी की सारी एयर हमने बाहर थ्रू कर दी, हम कितनी भी फोर्स लगा के एयर को बाहर निकाल दो, फिर भी आपके ना 15% जो एयर रहता है ना वो लंग्स के अंदर रह जाती है, ठीक है। तो उसको डेड स्पेस भी बोलते हैं हम लोग अपनी बायोलॉजी की भाषा में, है ना, डेड स्पेस। तो जो एल्वियोलाई या कहीं भी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो वहां पे थिन परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना, सबसे पहली बात होगा, ठीक है। और लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। और अबंडेंट ब्लड सप्लाई होना चाहिए। मान लेते हैं ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो ब्लड वेसल्स निकल रही है, ठीक है, ये निकल रही है, यहाँ फ्लो कर रहे हैं आरबीसी वगैरह जो ट्रैप करेंगे किसको, ऑक्सीजन को, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो एक बस एक व्यू है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होता है। देखो जो इसकी जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ये जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए एल्वियोलाई की, ये थिन होनी चाहिए, थिन इसकी होनी चाहिए और थिन इसकी होनी चाहिए, थिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज होती है, आप लोगों को पता है, तो कैपिलरीज सिर्फ सिंगल लेयर होती है, थिन होती है, ठीक है, सिंगल लेयर और थिन होती है, तभी तो वो आपस में जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको आदान प्रदान कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाता है। तो क्योंकि आ जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो, क्योंकि आपको पता है एल्वियोलाई पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ये तो मैंने सीधा सीधा दिखा दिया आप लोगों को, पर यहाँ पे कैपिलरीज होती है, और कैपिलरीज होती है सिंगल लेयर की बनी होती है और थिन होती है काफ़ी, ठीक है, ताकि डिफ्यूज़न होने में परेशानी ना हो। तो जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, चाहे वो कैपिलरीज की हो चाहे वो एल्वियोलाई की हो, वो थिन मेम्ब्रेन होना चाहिए, थिन परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज होना चाहिए एल्वियोलाई का, ठीक है, लार्ज होना चाहिए। लार्ज क्यों होना चाहिए, ताकि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर सके इसके अंदर। सर इसलिए क्लाउड लाइक मतलब बनाते हम लोग, नहीं बनाते नहीं, होता ही है। देखो यार, देखो आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो बायोलॉजी के अंदर ना, देखो होता क्या है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना वो पहले से ही डिफाइन है कि भाई एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सैक लाइक, एक बल्ब की तरह होती है, ठीक है। क्योंकि नेचर ने इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है हर चीज़ को, हर चीज़ अपनी जगह इतनी अच्छे से फिट है कि आप उस पर कुछ भी उंगली नहीं उठा सकते उस चीज़ में। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो यहाँ पे ये हो जाता, ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेचर ने जो दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको मैनेज किया है। बस इंसान है जो उसको ख़राब कर लेता है, मतलब सिगरेट पी के या फिर गुटखा दारू कुछ भी बोल लो आप लोग, तो उससे परेशानी स्टार्ट होती है। वरना जैसी आपकी बॉडी है, आपको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपनी जगह जो नेचर ने डिज़ाइन किया हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो जो एल्वियोलाई की शेप है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई है ये एक सैक लाइक है, मतलब थैले लाइक, थैले की तरह, सैक लाइक, ठीक है। इसको आप बल्ब लाइक भी बोल सकते हो, ग्रेव्स लाइक, बिल्कुल 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 ग्रेव्स लाइक भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये तीन चीजें वहां पे एल्वियोलाई में ये प्रेजेंट होनी चाहिए। एक तो थिन परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होनी चाहिए, और अबंडेंट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे, है ना। क्योंकि कैपिलरीज अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, है ना, कैपिलरीज निकलेगी यहाँ से, और ये थिन लेयर होती है, तो आपस में ये ऑक्सीजन को और CO2 को आदान प्रदान कर सकते हैं आराम से, तो इजीली तरीके से। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए मेरे ख्याल से, यस सर, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर ही, ठीक है। एक छोटा सा और कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इन ह्यूमंस। तो होता क्या, देखो सबसे पहले वही स्टेप होगा हमारा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रीदिंग होना चाहिए, भाई सांस लेगा पहले, ठीक है।
ब्रीदिंग के अंदर दो चीज़ होती है हमारा, ठीक है। दो चीज़ क्या होती है ब्रीदिंग के अंदर, एक तो इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सक्रीशन। सर इंस्पिरेशन क्या होता है सर? इंस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना, है ना। जैसे इनहेलेशन होता है सर वो तो। इनहेलेशन जब बोलते हैं हम, इनहेलेशन, ठीक है। और एक्सपिरेशन क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। सबसे पहले ब्रीदिंग हुआ, फिर सेकंड जो स्टेप होगा ह्यूमन के अंदर वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन लंग्स एंड ब्लड के बीच में होगा, वही चीज़ है सेम टू सेम। थर्ड स्टेप क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होगा, ठीक है। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, है ना। ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये अंदर के साइड में एक्सचेंज हो रहा है और ये बाहर की साइड में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल देंगे, इसको इंटरनल बोल देंगे। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा इसका, फोर्थ स्टेप क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे, सबसे पहले मैं उसको अभी ऐसे ना लिख के, इसको मैं ऐसे ना लिख के अभी, ठीक है, पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा गैसेस का, ठीक है। आपको पता है एल्वियोलाई के थ्रू होता है, एल्वियोलाई के थ्रू होता है ना। और जो वहाँ पे प्रेजेंट होती है वो कैपिलरीज होती है, और कैपिलरीज के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड के साथ साथ क्या होता है, आरबीसी होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, है ना, पता नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, यस, ऑक्सीजन जो होगा वो जो आरबीसी होगा वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा और वो लेके जाएगा टिश्यू तक, है ना। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, दैट इज आरबीसी के थ्रू, ठीक है। तो 97% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आया ब्लड में, तो ब्लड में 97% जो ऑक्सीजन को लेके कौन जा रहा है टिश्यू तक, आरबीसी, दैट इज द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, या इसको HbO4 भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन, ओके। सर बाकी की 3% सेकंड पॉइंट ब्लड में घुल जाती है। हाँ, बाकी की 3% क्या होता है, बाकी की जो रिमेनिंग 3% जो ऑक्सीजन होती है ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के थ्रू, भाई जो बचा, देखो भाई जो ब्लड होता है वो किससे मिलके बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, कौन प्लेटलेट्स। बताएगा, जो ब्लड होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है, 2 चीज से मिलके बना होता है ब्लड, 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से मिलके, ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है वो 55 to 60% प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड के अंदर, और बाकी जो भी बचता है ये ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
ठीक है, PL का मतलब प्लेटलेट, ठीक है। तो अब प्लाज्मा के थ्रू 3% ऑक्सीजन का कैरी हो रहा है और जो टिश्यू तक लेके जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, है ना। तो लंग्स और ब्लड के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन और 3% ऑक्सीजन को कैरी करता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा ए लगा दो लास्ट में, प्लाज्मा, ठीक है। अब ये था सेकंड स्टेप। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप में। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होता है वहां पे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे हुआ, यहां पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ यहां पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहां पे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होगा, है ना। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां पे 70% जो CO2 होता है, 70% ऑफ CO2 is transported by बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है जो CO2 होता है 70%, ठीक है, दैट इज बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3 की फॉर्म में होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट का मतलब ये होता है, ये चीज बना लेता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा के अंदर बना लेता है बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट प्लाज्मा जब ये लंग्स में पहुंचता है, ये वाला बाइकार्बोनेट वहाँ पे जाके दोबारा से वाटर और CO2 में टूट जाता है अलग से, ठीक है। CO2 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो बाकी जो CO2 होती है वो कैसे कैसे एक्सचेंज होता है, 23% ऑफ CO2 is transported by हीमोग्लोबिन। ओनली 23% जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब है कार्ब एमाइनो, कार्बो या कार्ब एमाइनो की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बाकी जो 7% या 5 to 7% जो बचा हुआ है, तो 5 to 7% जो CO2 होता है ऑफ CO2 is transported by डिजॉल्व इन प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होके पहुंचते हैं, ठीक है। सर कार्बोमिनो क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कार्बन जो होता है ना बाइंड हो जाता है जैसे ऑक्सीजन बाइंड होता है ना हीमोग्लोबिन, जैसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सीजन से बना ऑक्सी और HB हीमोग्लोबिन, ऐसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे ही जो CO2 होता है वो कार्बाइनो हीमोग्लोबिन के नाम से ये ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स के अंदर और वो जाके बाहर जाके रिलीज हो जाता है, ठीक है। सर कार्बोक्सी में सिर्फ CO होता है ना, क्या चीज, सर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें सिर्फ CO होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्ब एमाइनो है भाई, कार्ब एमाइनो, ठीक है। क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं, CO2 ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, CO ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कार्ब आइए CO का मतलब क्या होता है, कार्ब, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, और CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हमें ट्रांसपोर्ट क्या कराना है, CO2 7% of
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आपका रेस्पायरेशन खत्म हो गया, बस एक छोटा सा पार्ट बचता है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स का। ठीक है, जो मैंने प्लांट्स आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक बार अभी बताया था, ठीक है, पिछली क्लास में, लास्ट में। यस सर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? क्या चीज? सर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो होता क्या है कि जो मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर जो लंग्स के अंदर जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन को हम इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भी अगर फोर्सफुली निकालने के बाद भी हमारे डेड स्पेसिस में ऑक्सीजन बचता है, ठीक है, उसको हम रेजिडुअल ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। एक होता है ERV, ठीक है, ERV का मतलब होता है जो हम ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते हैं, सॉरी CO2 जो बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली, उसको बोलते हैं ERV। देखो ओके सर, मैं बताता हूँ आपको। एक होता है टीवी का नाम, एक होता है IRV, एक होता है ERV, ठीक है, एक होता है FC, एक होता है VC। ये सारी टर्म्स होती है लंग्स के वॉल्यूम के लिए, लंग्स के वॉल्यूम के लिए होती है। टीवी का मतलब होता है टाइडल कैपेसिटी। टाइडल कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैं अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं नॉर्मली ना टाइडल कैपेसिटी के हिसाब से वॉल्यूम इनटेक और आउट बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली निकाल रहा हूँ, है ना, बाहर की साइड निकाल रहा हूँ या अंदर की साइड ले रहा हूँ, दैट इज द टीवी टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है 500 ml मिलीलीटर के हिसाब से निकालता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं जो है ना, मतलब आई का मतलब है इंस्पायरेशन और ई का मतलब है एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि मैं फोर्सफुली बाहर निकाल रहा हूँ या फोर्सफुली अंदर ले रहा हूँ, तो दैट इज द IRV, दैट इज द ERV, ठीक है। तो ये एक्चुअली में लंग वॉल्यूम से जो आपको 11th क्लास में पढ़ाए जाएंगे। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं सर आप कर सकते हैं। What is the difference between chlorophyll A and chlorophyll B? देखो उनके जो होता है ना फॉर्मूले में डिफरेंस होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, ओके। तो वो भी मतलब जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो भी, देखो जो क्लोरोफिल होते हैं, मतलब क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो 4-5 टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कैरोटीन भी होता है, ये जो ऑरेंज पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट भी होता है प्लांट्स के पास, फाइकोबिलिन है ना, हाँ फाइकोबिलिन वगैरह। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। बट फर्क क्या है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स को कैरी करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और ये सारे का सारे सबका काम एक ही होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और वहां से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। एनर्जी का प्रोड्यूस करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, ठीक है। सर बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं सर? क्या चीज? सर बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं? जैसे हम पढ़ रहे हैं। देखो बायोलॉजी पढ़ने का मैं बताऊं, डेली लाइफ में अगर इसको उतार लो बायोलॉजी को, ठीक है, डेली लाइफ में अगर आप लोग लेके आओ, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, फिजिक्स इजी क्यों होती है, केमिस्ट्री इजी क्यों होती है, क्योंकि केमिस्ट्री इजी नहीं, मतलब थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी याद करने वाला रहता है, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, ट्रिक होती है, समझने के लिए कुछ है, यहाँ पे क्या है, याद करने के लिए कुछ है। तो जो ये टर्म्स आ रही है ना, जैसे कार्बाइनो हीमोग्लोबिन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, जो टर्म्स आती रही नई नई, आप इनके साथ ना दोस्ती कर लो, मतलब इनको थोड़ा बहुत डेली लाइफ में उतार लो, ताकि आपको ये टर्म्स याद होते रहे। अगर ये टर्म्स याद हो गई, आपको कंसेप्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टों से मोहब्बत करो, प्यार करो, है ना, यही कह सकता हूँ मैं तो। नहीं सर, अच्छी लगती है बायो, मुझे तो फिजिक्स सही बात है, बिल्कुल वही कह रहा हूँ। जिनको इंटरेस्टिंग लगती है हाँ, जो भी सब्जेक्ट है आपका उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, सिंपल सी बात है, नफरत मत करो। सर आप कर्व साइकिल नहीं पढ़ाओगे? क्या चीज? सर कर्व साइकिल, क्रैप साइकिल बेटा कराने की जरूरत तो नहीं है, देखो कराने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आपके नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्रैप साइकिल भी हो गया और EMP पाथवे भी हो गया, है ना, तो 2-3 पाथवे आपके बचते हैं। वैसे तो कौन कौन से पाथवे होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस होता है ना,
ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है लिंक रिएक्शन आता है, लिंक रिएक्शन के बाद आता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रस साइकिल भी बोलते हैं बच्चों, सिट्रस साइकिल भी बोलते हैं क्रेब्स साइकिल को। और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, सॉरी ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर ये क्या है? ETS पाथवे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये यहाँ से यहाँ पहुँचोगे ना तब जाके एनर्जी मिलती है ATP रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे पाथवे होते हैं, लेकिन जो आपके NCERT है ना उसमें शॉर्ट में बता रखा है सर। आप ये सारा का सारा 11th क्लास में भाई, ये पूरा का पूरा डिटेल में। सर लेकिन ये सब मॉड्यूल में लिखा हुआ है सर। मॉड्यूल में है सर, मॉड्यूल में यस सर है। अच्छा, मॉड्यूल में मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। अगर बताने की जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, टाइम हो गया। तो कल तक बायो की डीपी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं काम कर रहा हूँ उसी पे, है ना। गुड इवनिंग सर। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। ओके सर, बाय। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।